चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टैक्स का एक नया चैप्टर है हमारा, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये चैप्टर आपका 15 मार्क्स का है। वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर बोल सकते हैं इसको। समझ में आया? मतलब ये कि सबसे लंबा चलने वाला चैप्टर आपका यही वाला मिलेगा। इसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, बहुत सारा चीज पढ़ना है। 15 मार्क्स का चैप्टर है। सब कुछ हम स्टार्टिंग में ही तुमको बता देते हैं। इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन मिलेगा। क्या होगा? ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन का मजेदार बात यह है कि इसी चैप्टर का ऑप्शन मिलेगा, किसी और चैप्टर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब सैलरी के साथ सैलरी का ही ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन किस तरह से रहेगा? एक रहेगा आपके पास 15 मार्क्स का बड़ा सा क्वेश्चन, और उसके साथ 3 छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा 5-5 मार्क्स करके। 5 मार्क्स करके 3 क्वेश्चन रहेगा छोटा छोटा, 15 मार्क्स हो गया। या नहीं तो एक बड़ा क्वेश्चन करो, तुम्हारे पास कितने का? 15 मार्क्स का क्वेश्चन। आया समझ में? तो हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन जो आता है वो भी हम लोग कवर करेंगे सब चीज, और फिर बड़ा क्वेश्चन किस तरह से करना होगा 15 मार्क्स के लिए वो सारा भी कवर करेंगे हम लोग। लेकिन सब चीज जानने के लिए तुमको एक एक करके सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सैलरी होता क्या है, सैलरी के बारे में जानते हैं। सैलरी सबके बारे में सबको पता है सैलरी क्या होता है। अगर तुम कहीं पे काम करते हो, कहीं पे जॉब करते हो, किसी के अंडर काम करते हो, तो तुमको एक जो रेम्युनरेशन पेमेंट किया जाता है उस काम के बदले, उसी को सैलरी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? सैलरी। मतलब क्या? सैलरी पाने के लिए, सैलरी का जो बात होता है उसके लिए एक रिलेशनशिप का होना जरूरी है। सैलरी कहां पे एग्जिस्ट करता है? जहां पे इंप्लॉयर इंप्लॉई का रिलेशनशिप हो। किसका रिलेशनशिप? इंप्लॉयर इंप्लॉई का, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप जहां पे एग्जिस्ट करता है वही हमारा होगा सैलरी का बात। यानी पेयर एंड पेई मस्ट हैव इंप्लॉयर एंड इंप्लॉई और मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप। यानी जो सैलरी पे करेगा और जो सैलरी रिसीव करेगा, उन दोनों के बीच का जो रिश्ता होना चाहिए वो इंप्लॉयर इंप्लॉई का होना चाहिए, मालिक नौकर का होना चाहिए। तभी वो सैलरी चैप्टर के अंदर आएगा, नहीं तो वो सैलरी चैप्टर के अंदर नहीं आएगा। अगर तुम हमको फीस पेमेंट करते हो, अगर तुम हमको फीस पेमेंट करते हो, तो क्या ये हम लोग सैलरी चैप्टर के अंदर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ये चीज हमारा सैलरी चैप्टर के अंदर नहीं आएगा। आया समझ में? अगर तुम कहीं पे काम, अगर तुम मेरे अंडर काम करोगे, हम तुमको हर महीना में सैलरी पेमेंट करेंगे, पैसा पेमेंट करेंगे, तो बोलेंगे कि हम इंप्लॉयर हैं, तुम इंप्लॉई हो। यानी हम तुम्हारा मालिक है, तुम यहाँ पे सर्वेंट का काम कर रहे हो, इसका मतलब तुमको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। आया समझ में? तो जहां पे इंप्लॉयर इंप्लॉई का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वहीं पे सैलरी का बात किया जाता है। बात समझ में आया? दूसरा बात, इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं, अ पेमेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज सैलरी ओनली इफ द पेयर इज द एम्प्लॉयर एंड पेई इज द एम्प्लॉई ऑफ द पेयर। यानी जो पेयर होगा, यानी जो पे करेगा पैसा को, वो एम्प्लॉयर होना चाहिए, और जो पेई होगा मतलब जो रिसीव करेगा उस पैसा को, वो एम्प्लॉई होना चाहिए। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? वहीं पे आपका एग्जिस्ट करता है सैलरी। कोई दिक्कत? तो ये डिफाइन कर दिए हम लोग कि सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी कहां पे एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आया? अब सैलरी एक छोटा सा बात नहीं होता है। आप अगर सुनते हो कि हाँ हमको सैलरी मिल रहा है, तो आप बहुत ही छोटा रूप देख रहे हो कि हाँ सैलरी, लेकिन सैलरी बहुत बड़ा रूप होता है। सैलरी जो होता है वो बहुत बड़ा रूप होता है। सैलरी में बोनस आता है, सैलरी के अंदर कमीशन आता है, सैलरी के अंदर ग्रेच्युटी आता है, सैलरी के अंदर पेंशन आता है, सैलरी के अंदर डियरनेस अलावेंस आता है। डीए का नाम सुने होंगे, डीए डियरनेस अलावेंस आता है। प्रोविडेंट फंड का नाम सुने होंगे, अलावेंस के बारे में सुने होंगे। ये सारा सैलरी के अंडर आता है। समझ में आया? तो हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है। एक बार हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं पहले कि हम लोग का सैलरी का फॉर्मेट क्या होता है। बोला कंप्यूटेशन फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ, जो भी बंदा का नाम रहेगा, यानी जो भी इंप्लॉई का नाम रहेगा वो इंप्लॉई का नाम लिखेंगे। फॉर द असेसमेंट ईयर, जो हमारा असेसमेंट ईयर भी चल रहा है, क्या चल रहा है? 2024-25। क्या चल रहा है? 2024-25। रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2023-24 जो हमारा चल रहा है। आपका ये फॉर्मेट है। बेसिक सैलरी आता है, बेसिक सैलरी के बाद बोनस, कमीशन, फीस, ये सब आपका यहां पे होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसमें आपका ग्रेच्युटी, लीव सैलरी, पेंशन, ये सब आता है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट में। फिर आपका पढ़ना है यहाँ पे अलावेंसेस। अलावेंसेस में हाउस रेंट अलावेंस होता है, अदर अलावेंस होता है। अदर अलावेंस में बहुत सारा अलावेंस पढ़ेंगे हम लोग। फिर पढ़ना है हम लोग को परक्यूजिट्स, फिर हम लोग को पढ़ना है प्रोविडेंट फंड। जब ये सारा चीज कवर कर लेंगे, ये तुमको एक फॉर्मेट लिखवाए हैं, 15 मार्क्स के लिए जब क्वेश्चन आएगा ये सारा चीज कवर करना पड़ेगा।
15 मार्क्स के लिए सब कुछ तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उसके लिए सब चीज को अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। पहले बेसिक सैलरी पढ़ेंगे, उसके बाद बोनस कमीशन के बारे में बात करेंगे, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट में ग्रेच्युटी, लीव सैलरी, पेंशन, इस तरह से सब कुछ कवर करेंगे, तब जाके हमारा ये पूरा सैलरी चैप्टर कंप्लीट होगा। और खत्म नहीं होता यहां पे, जब सारा पॉइंट को ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगा हमारा, और ये ग्रॉस सैलरी से आपको कुछ डिडक्शन मिलता है, और डिडक्शन जो होता है वो अंडर सेक्शन 16 का होता है। आपको याद रखना पड़ेगा इसका अंडर सेक्शन कहां पे बात कर रहे हैं, 16 का बात कर रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ाया गया है। रेसिडेंशियल स्टेटस में 2 सेक्शन हम लोग बात किए थे, 6(1) का, 6(6) का। 6(1) का बात किए थे, 6(6) का बात किए थे। उसी तरह से यहां पे आपका ये डिडक्शन का आपको पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि सेक्शन कौन सा है, 16 है। और 16 के अंदर 3 सेक्शन का आपको यहां पे मिलता है डिडक्शन। एक होता है 16(1)(a), 16(2) एंड 16(3). अब इसी के अंदर क्या क्या होता है वो बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग को यहां पे बात करना है कि ये है सैलरी का टॉपिक, ये फॉर्मेट जिसके अंदर ये सारा चीज हम लोग को कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपका 15 मार्क्स कवर होगा। कितना मार्क्स, 15। और ये जो है हमारा कम से कम नहीं तो 6-7-8 वीडियो इसका बनने वाला है। आया समझ में, मतलब 6-7 क्लास, 8 क्लास इसका हम लोग करने वाले हैं। अगर सही तरीके से करना है तो पूरा आपको सही तरीके से सब कुछ टॉपिक वाइज आपको कवर करना पड़ेगा, समझ के सब करना पड़ेगा, तब ये तुम्हारा 15 मार्क्स कवर हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आया समझ में। ऐसा भी नहीं है कि इसके साथ किसी और चैप्टर का ऑप्शन आता, अगर इसके साथ कोई और चैप्टर का ऑप्शन आता और ये हमको बड़ा लगता, हम इसको इग्नोर करते और उस चैप्टर को कर लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इस चैप्टर के साथ ऑप्शन इसी चैप्टर का आएगा, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो 15 मार्क्स चला जाएगा आपका। समझ में आया। तो 15 मार्क्स आपको पाना है या आपको खो देना है, वो आपको डिपेंड करना है, आपको डिसाइड करना है। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे सुनना, ये फॉर्मेट है, कॉपी आपको करने का जरूरत नहीं है, सारा फॉर्मेट आपको मिल जा रहा है यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में, मतलब प्रिंट आउट के फॉर्म में। क्लियर है ये बात। हम क्या बताए, ये हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में एक एक करके पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। बताओ सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, बेसिक सैलरी के बारे में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक सैलरी होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, बताते हैं, सुनना ध्यान से। कभी तुम कहीं पे जॉब करने जाते हो, अगर तुम कहीं पे तुम जाते हो कंपनी में और बोलते हैं हमको यहाँ पे काम करना है, तुम सेलेक्टेड हो गए, अगर वो बोलता है आपको 15,000 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा, 15,000 रुपया मिलेगा, यानी ये जो 15,000 रुपया तुम्हारा फिक्स किया गया ना, वो तुम्हारा बेसिक सैलरी है। कौन सा सैलरी है, बेसिक। इसके ऊपर तुमको अगर तुम अच्छा काम करोगे तुमको बोनस दिया जाएगा। अरे बोलो, अगर तुम और बढ़िया काम करोगे एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट मिलेगा आपको। कभी कभी इन्फ्लेशन आता है मार्केट में, महंगाई बढ़ता है तो डियरनेस अलावेंस पेमेंट किया जाता है, उस केस में तो तुमको एक्स्ट्रा अमाउंट बाद में मिलेगा, लेकिन जो अमाउंट फिक्स किया गया है वो तुम्हारा बेसिक सैलरी है। तो इसीलिए बोलता है अगर तुम्हारे पास सम पेड, इट इज द सम पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एज सैलरी, आपको बोलेगा आपको सैलरी पेमेंट कर रहे हैं 15,000 रुपया, लेकिन वो सैलरी आपका बेसिक सैलरी है। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं, हाँ या ना। और ये हमारा फुल्ली टैक्सेबल होता है। फुल्ली टैक्सेबल बोलने का मतलब 1 रुपया का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। अगर 20,000 रुपया मिल रहा है तो पूरा 20,000 पे टैक्स लगेगा। अगर आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है तो पूरा 1 लाख रुपया पे टैक्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है। यानी फुल्ली टैक्सेबल होने का मतलब ये हुआ, ये नहीं कि 20,000 रुपया कमाएंगे तो पूरा 20,000 रुपया का टैक्स हो जाएगा, नहीं, 20,000 पे टैक्स होगा। यानी 20,000 के ऊपर आपका रेट अप्लाई किया जाएगा और टैक्स निकाला जाएगा। आया समझ में। तो रेट कितना होता है, टैक्स कितना निकाला जाता है, वो सब हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, उसके लिए सेमेस्टर 5 है हमारा। लेकिन यहाँ पे खाली इनकम कमाने का बात करना है, यहाँ पे सारा टॉपिक्स कवर करना है। बोलो बात समझ में आया। इफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बेसिक सैलरी इज गिवन, ध्यान से समझोगे सब लोग, अगर आपका एक्चुअल अमाउंट बेसिक सैलरी का दिया हुआ है देन डायरेक्टली पुट इनटू द फॉर्मेट। अगर आपको डायरेक्टली दे दिया है 20,000 रुपया पर मंथ या पूरा साल भर का दे दिया हुआ है 2 लाख रुपया, तो आप डायरेक्टली फॉर्मेट में पुट करोगे। ये जो बेसिक सैलरी यहां पे लिखा जाता है डायरेक्टली आप यहां पे 2 लाख रुपया लिख दोगे। अगर 20,000 रुपया पर मंथ लिखा हुआ है तो 20,000 इंटू 12 करके लिख दोगे। यहां पे आ रहा है समझ में। मतलब अब अगर अमाउंट दिया हुआ है डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली पुट कर दो। लेकिन कभी कभी अमाउंट क्या होता है, डायरेक्टली ना देके आपको ग्रेडेड पे स्केल के हिसाब से दिया रहता है। किसके हिसाब से दिया रहता है, ग्रेडेड पे स्केल के हिसाब से दिया रहता है, सिस्टम के हिसाब से दिया रहता है। और ये सिस्टम क्या होता है आइए बताते हैं। और जब ऐसा देगा तो आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा बेसिक सैलरी फॉर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। हमारा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है कौन सा,
2023-24, वो हमेशा 2023-24 का आपको निकालना पड़ेगा। अगर तुम इस साल पढ़ रहे हो तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर 2023-24 है, अगले साल पढ़ोगे तो 24-25 हो जाएगा, उसके अगले साल पढ़ोगे तो 25-26 हो जाएगा। हर साल तुम्हारा चेंज होता चला जाता है। समझ में आया? अगर यही चीज तुम पिछले साल पढ़े रहते तो तुम्हारा 22-23 होता वहां पे प्रीवियस ईयर। आया समझ में? तो इस बार के लिए तुम्हारा प्रीवियस ईयर जो है वो 23-24 है। तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर के लिए तुम्हारा बेसिक सैलरी जो कैलकुलेट किया जाएगा, अगर ग्रेडेड पे स्केल के हिसाब से दिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे भी। लेकिन सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं ग्रेडेड पे स्केल सिस्टम होता क्या है। तो आपको सैलरी डायरेक्टली नहीं दे देता है 20,000 रुपया करके, 15,000 रुपया करके, आपको एक स्केल सेट कर देता है। किस तरह से पता है? आपको बोलेगा 10,000 डैश लगा देगा, 2,000 डैश लगा देगा, 16,000, फिर डैश लगा देगा 3,000 और फिर डैश लगा देगा 28,000। मान लेते इस तरह का तुम्हारे पास दे दिया हुआ है। समझना चीजों को। तो बोलने का मतलब ये क्या है? यही है आपका पे स्केल, यही पे स्केल है। कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर फॉर्म भरोगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सुने होगे तो आपको पता होगा वहां पे स्केल जो होता है, पे स्केल जो होता है वो इस तरह का दिया रहता है। आपका कितना करके इंक्रीज करता है, इसको एक बार अपने लैंग्वेज में समझने का कोशिश करोगे। आपको बोलता है आपका जो बेसिक सैलरी, आपको जो हर मंथ पेमेंट किया जाएगा वो कितना करके स्टार्ट किया जाएगा? 10,000 करके। ये 10,000 पूरा साल भर तक आपको मिलेगा। कितना भर तक मिलेगा? साल भर तक। एक साल तक आपको 10,000 रुपया करके मिलेगा हर महीना। उसके बाद आपका 2,000 रुपया बढ़ जाएगा, 2,000 रुपया बढ़ जाएगा। तो बताओ 10,000 में अगर 2,000 बढ़ जाएगा तो अब हमारा सैलरी कितना मिलेगा? 12,000 रुपया करके। वो 12,000 12,000 12,000 पूरा साल भर मिलेगा तुमको। आया समझ में? और फिर से 2,000 रुपया बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 14,000। फिर से 2,000 रुपया बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 16,000। ये आपका 2,000 रुपया करके कब तक बढ़ेगा? 16,000 रुपया तक बढ़ेगा। यानी जब तुम 16,000 का स्केल पे आ जाओगे तो अब आपका स्टॉप हो जाएगा 2,000 वाला। अब कितना करके बढ़ेगा? 3,000 रुपया करके बढ़ेगा। बात समझ रहे हो किस तरह से? मतलब फिर से रिपीट करते हैं। पहला साल जो आपका होगा वो कितना करके होगा? 10,000 रुपया पर मंथ। इसके बाद वाला साल में आपका 2,000 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना हजार रुपया करके हो जाएगा? 12,000 रुपया पर मंथ। फिर से 2,000 रुपया बढ़ेगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 14,000 रुपया करके पर मंथ। फिर से 2,000 रुपया बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 16,000 रुपया पर मंथ। जब तक आपका 16,000 पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपका 2,000 रुपया करके इंक्रीज करेगा। और जब हम लोग 16,000 पे पहुंच जाएंगे अब हमारा कितना करके इंक्रीज करेगा? 3,000 करके इंक्रीज करेगा। और कब तक इंक्रीज करेगा? 28,000 तक इंक्रीज करेगा। मतलब 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19। 19 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। 22 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। और 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28। यानी इस तरह से आपको सैलरी हर साल इतना रुपया करके हर मंथ मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? पूरा 12-12 महीना करके इतना रुपया करके तुमको पेमेंट किया जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? तो अगर तुमको क्वेश्चन में बोल देता है कि आप ज्वाइन किए हो 2018 में, कब ज्वाइन किए हो? 18 में, और उस टाइम आपका पे स्केल दे दिया गया ये वाला चीज, तो बताओ इसका मतलब 18 में आपको मिला होगा 10,000 रुपया करके हर साल। अरे बोलो ना, हर महीना। फिर आपको 19 में मिला होगा 12,000 रुपया करके, आपको 20 में मिला होगा इतना करके, 21 में मिला होगा इतना करके, 22 में मिला होगा इतना करके, 23 में मिला होगा इतना करके, 24 में इतना करके। तो उसी हिसाब से आपका जो प्रीवियस ईयर है, हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 2023-24। 2023-24 में पूरा 12 महीना का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का सैलरी कितना होगा वो इसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो वो कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम लोग सीखने वाले हैं। क्या तुमको पहले पे स्केल के बारे में समझ में आया? हाँ या ना? सबको समझ में आ गया? चलिए इसको मिटा देते हैं हम, और उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाना चाहते हैं। एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या एग्जाम्पल देख पा रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 1 बोला है मिस्टर एक्स ज्वाइंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज ऑन 1/4/2018 विथ बेसिक सैलरी एज 12,000, 1,000, 14,000, 2,000, 18,000। बोलो समझ में आ गया बात कि फिर से बताना पड़ेगा? लो बता देते हैं। 12,000 से आपका स्टार्ट होगा, हर साल आपका 1,000 रुपया करके बढ़ेगा। कितना तक बढ़ेगा? कब तक बढ़ेगा? 14,000 तक। यानी 12,000 के बाद 1,000 बढ़ के 13,000 होगा, फिर 1,000 बढ़ के 14,000 होगा। जब 14,000 पे पहुंच जाओगे अब 2,000 रुपया करके बढ़ेगा, यानी 16 होगा और फिर 18 होगा। 18 के बाद आपका स्टॉप हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? और कैलकुलेट करने बोला हिज बेसिक सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर
23-24। हमारा करंट ईयर के लिए आपको पूछा गया है कि बताओ उसका सैलरी कितना रुपया होगा पूरा साल भर का। आ रहा है समझ में? तो आइए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। सुनना ध्यान से एकदम सब लोग। बताओ मिस्टर एक्स ज्वाइन किया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कब किया था? 1/4/18। कैलकुलेट जो करना शुरू करेंगे, कैसे करना शुरू करेंगे ध्यान से सुनना। आपका जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, पहले अभी कॉपी नहीं करना है, पहले ध्यान से समझ लोगे, ठीक है? आपको क्वेश्चन करने का मौका हम देंगे, घबराओ मत, इसलिए पहले ध्यान से देखो। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम टू, फ्रॉम और टू लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे सैलरी पर मंथ, सैलरी पर मंथ, हर महीना कितना करके मिलेगा। बताओ आप जब ज्वाइन किए थे, कब ज्वाइन किए थे? 1/4/18 में ज्वाइन किए थे, तो फ्रॉम 1/4/18 से एक साल कहां पे खत्म होगा? बोलेंगे 31/3/19 में एक साल खत्म होगा। अरे बोलो हाँ या ना? 1/4/18 से 31/3/19 हमारा एक साल होता है। जब वो ज्वाइन करेगा वहीं से एक साल देखा जाएगा, ध्यान रहे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं देखा जाएगा। हमारा प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होता है? हमारा प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल से, खत्म कहां पे होता है? मार्च में। ये कोइंसिडेंस है कि आपके पास 1 अप्रैल से ही वो ज्वाइन किया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में 1 अप्रैल की जगह कुछ दूसरा डेट देगा तो वहां से 12 महीना इसका लिखा जाएगा। यहां पे आया समझ में? और उसके बाद अपना रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का तुमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सो सीखेंगे, पहले ध्यान से देखो। तो बताओ अगर पहला साल देखा जाएगा तो उसका पर मंथ कितना रुपया करके है? 12,000 रुपया करके पर मंथ है। अरे बोलो हाँ या ना? बताओ नेक्स्ट, फ्रॉम 1/4/19 से लेकर के 31/3/2020 तक कितना रुपया करके होगा? 13,000 रुपया करके होगा। सर 1,000 रुपया करके बढ़ेगा ना? तो 1,000 रुपया करके बढ़ेगा तो 13,000 रुपया हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट बताओ, फ्रॉम 1/4/2020 से लेकर के अगर हम लोग 31/3/2021 तक का बात करेंगे तो कितना होगा? 14,000 रुपया करके पर मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट 1/4/2021 से लेकर के अगर 31/3/2022 तक का बात करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 16,000, क्योंकि 14,000 के बाद कितना करके बढ़ता है? 2,000 करके बढ़ता है। इसके बाद फिर 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2023 तक का बात करते हैं तो 18,000 रुपया करके होगा। बोलो हाँ या ना? फिर आगे बताओ, फ्रॉम 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 तक का बात करेंगे तो 18,000 रुपया ही होगा। 20,000 कैसे कर सकते हो? क्या नेक्स्ट स्लैब उसको मिला है? 18 में स्टॉप कर दिया गया है, मतलब 18 के बाद उसका नहीं बढ़ेगा, 18 ही उसका लास्ट होगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? तो इसका मतलब हम लोग का प्रीवियस ईयर आ चुका है। बात नहीं करोगे नहीं तो अलग अलग बैठा देंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। यहां पे 1/4/2023 से 31/3/2024 हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारा प्रीवियस ईयर 2023-24 है, स्टार्ट होता है 1/4/23 से, खत्म होता है 31/3/24, यानी यही वाला हमारा प्रीवियस ईयर के स्लैब रेट में आ रहा है, यही वाला हमारा प्रीवियस ईयर वाले में आ रहा है। तो बताओ हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर, सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24 इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलेंगे 18,000 इंटू 12। सर ये तो पर मंथ है, हमको तो पूरा साल भर का चाहिए, तो साल भर का कितना हो जाएगा? बोलेंगे 2,16,000 रुपया होगा। कितना होगा? 2,16,000 रुपया होगा। मतलब एक साल का देखना है, पूरा प्रीवियस ईयर का देखना है, क्योंकि ये सब पर मंथ उसका सैलरी है, हम लोग को पूरा साल भर का चाहिए। कोई तकलीफ? समझ में आया कैसे किए? हाँ या ना? चलिए अगर हाँ तो कॉपी कीजिए इसको, सॉल्यूशन को कॉपी करो, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने आपके पास है, और जिसके पास नहीं है वो कॉपी कर लेना। चलिए तो ये अगर कंप्लीट हो गया है, एक बात बताते, ध्यान से सुन लेना सब लोग। ये जो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास मिलता है तो कहां पे मिलेगा पता है? 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन में मिलेगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन में आपके पास एक पॉइंट दे देगा, और ये पॉइंट जो रहेगा वो वर्किंग नोट में रहेगा। कहां पे रहेगा? वर्किंग नोट में रहेगा। मतलब सुनो सुनो सुनो, आपके पास क्या बताया गया है कि इस तरह का फॉर्मेट में आपको सारा काम करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? और अगर तुम्हारे पास सबसे ऊपर बेसिक सैलरी लिखना होता है, और बेसिक सैलरी का अमाउंट अगर तुम्हारे पास एडजस्टमेंट में अगर पे स्केल के हिसाब से दिया हुआ है, तो तुमको उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो इस तरह से तुम जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका वर्किंग नोट उस टाइम बन जाएगा, और वहां पे बड़ा क्वेश्चन के लिए वर्किंग नोट का रूप ले लेगा।
आया समझ में? और इसका अमाउंट निकाल के ये जो 2,16,000 निकलेगा उसको फिर जाके वहां पे फॉर्मेट में पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं सर, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 बोला है मिस्टर वाई ज्वाइन अ प्राइवेट कंपनी एज ऑन 1/7/2019। हम डेट को चेंज कर दिए, डेट को चेंज कर दिए हैं। वो एकदम 1/4 को ज्वाइन कर रहा था, एकदम जब हमारा प्रीवियस ईयर जहां पे स्टार्ट होता है उसी डेट में वो ज्वाइन किया था, लेकिन यहां पे अलग डेट में ज्वाइन किया है। तो दो तरीके का मिल सकता है, या तो हमारा प्रीवियस ईयर जहां पे स्टार्ट होता है वहीं से ज्वाइन करे, वो उसी डेट में ज्वाइन करे, या तो अदर देन ओपनिंग डेट। यानी अदर देन ओपनिंग डेट मतलब 1/4 को छोड़ के कोई और डेट में अगर ज्वाइन करता है तब। तो ये दोनों केस वाला आपका बेसिक सैलरी सीखना है सही तरीके से। बेसिक सैलरी का आपका स्केल दिया हुआ यहां पे 15,500, 16,500, 1,000 और 19,500 कैलकुलेट करना है बेसिक सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। असेसमेंट ईयर 24-25 बोले या प्रीवियस ईयर 23-24 बोले, बात एक ही है। अरे बोलो हाँ या ना? लेकिन हम लोग जो काम करते हैं वो प्रीवियस ईयर का ही करते हैं, 23-24 का काम करते हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं, एक बार तुमको मौका देते हैं, एक बार कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? उस तरह से आप एक बार टेबल बना के देखो, जिस तरह से हम अभी लिखे थे शेड्यूल, जिस तरह से बनाए थे हम लोग टेबल, उस तरह का एक बार बना के तुम लोग ट्राई करो। और नहीं बन पाएगा अगर तो साथ में चलते चलो फिर, ठीक है? क्या होता है हम लोग का? सबसे पहले फ्रॉम टू, और इधर में होता है आपका सैलरी पर मंथ। बस आप अगर पहला कदम सही तरीके से रख दिए तो आगे का कदम भी सही तरीके से रख लोगे। बताओ आप ज्वाइन कहां से किए हो? 1/7/2019। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1/7/2019 टू, बताओ यहां से एक साल कहां पे खत्म होगा आपका? बोलेंगे सर 30 जून 2020 में आपका एक साल खत्म होगा। बोलो हाँ या ना? कहां पे खत्म होगा? 30 जून में खत्म होगा, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक हमारा एक साल होता है कि नहीं? और अगर ये डेट आपको नहीं निकालना आता है, इसका एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान से समझना। आपका क्लोजिंग डेट हमेशा ओपनिंग से एक दिन पीछे होता है, हमेशा एक दिन पीछे होता है। बताओ 1 जुलाई के एक दिन पीछे कौन सा डेट होता है? 30 जून होता है कि नहीं? और वही डेट में तुम्हारे पास क्लोजिंग बन के आएगा, लेकिन अगले साल में, क्योंकि ये 19 का है तो 20 में आएगा। आया समझ में? चलिए तो बताओ यहां पे आपका कितना होगा? 15,000 रुपया करके होगा, तो 15,000 पर मंथ करके होगा। वेरी गुड। अब बताओ, अब तो आराम से कर सकते हैं। बोलेंगे फ्रॉम 1/7/2020 से लेकर के 30/6/2021 तक का बात करते हैं, तो बोलेंगे 500 रुपया से बढ़ता है, यानी 15,500 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट वाला 1/7/2021 से लेकर के 30/6/2022 तक चलेंगे अगर, तो 15,500 में 500 और जुड़ जाएगा, तो 16,000 रुपया करके पर मंथ हो जाएगा। और उसके बाद फिर 1/7/2022 से लेकर के अगर 30/6/2023 तक का बात करेंगे तो 16,500 रुपया करके हो जाएगा, 500 रुपया से बढ़ जाएगा। और स्केल को एक बार देख लेना, 16,500 हमारा लास्ट था, उसके बाद 1,000 रुपया करके बढ़ेगा। तो ठीक है, बोलेंगे 1/7/2023 से लेकर के हमारा 30/6/2024 तक जो होगा वो 1,000 बढ़ा देंगे तो 17,500 रुपया करके पर मंथ होगा। बोलो बात समझ में आया? सुनना दे एक बार ध्यान से, लिखते मत चल जाओगे। कहां तक लिखते चल जाएंगे? 19,500 तक। अरे हमको जहां तक जरूरत है वहीं तक जाओ ना। अगर मेरा जरूरत जहां तक है, मेरा प्रीवियस ईयर जहां तक आएगा, अगर वहां तक पहुंच चुके हैं तो आगे जाने का क्या जरूरत है? बताओ हमारा प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक होता है? हमारा प्रीवियस ईयर 23-24, यानी 24 लास्ट कहां पे करता है? 31 मार्च 2024। देखो तो 31 मार्च 2024 पार हो गया कि नहीं हो गया? बोलेंगे 30 जून आ चुका है, मतलब 31 मार्च पार हो चुका है, मतलब हम लोग यहीं तक रुक जाएंगे, आगे जाने का जरूरत हम लोग को नहीं है। जा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा हमारा। आया समझ में? अब सुनो, यहां पे बड़ा मजेदार बात होने वाला है यहां पे, इसलिए ध्यान से सुनोगे। बताओ आपका स्टार्ट कहां से होता है? ईयर कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल से। बताओ 1 अप्रैल 2023 कौन सा कैटेगरी में आपका फॉल करेगा? बोलेंगे सर 1/7/22 से 30/6/2023 के बीच में हमारा 1/4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक हमारा इधर दिया हुआ इस कैटेगरी में आ रहा है, और बाकी जो होगा वो इस साल में आएगा। तो बस यही ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब आपका सेम डेट में आ जाता है तब तो सिंपली पता चल जाता है,
जैसे पिछला क्वेश्चन में किए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एग्जैक्ट पता चल गया था, लेकिन यहां पे आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, आपको 2 कैटेगरी में पता चलेगा, उन दोनों को मिला के आपको चेक करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? तो अब सुनना, तो इसका मतलब पता चला कि हमारा जो होगा वो इन 2 कैटेगरी में आ रहा है। तो बताओ इन 2 कैटेगरी में हम लोग निकालेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? तो लिखेंगे यहां पे सिंस, लिखेंगे सिंस सैलरी फ्रॉम 1/4/2023 से लेकर के 30/6/2023 तक। सब लोग ध्यान से देखो एक बार, बाद में कॉपी करना, पहले एक बार ध्यान से समझ लो, पहले समझ लो इस चीज को फिर कॉपी करना। 1/4/23 से 30/6/23 तक हमारा कितना रुपया करके मिलेगा? 16,000 रुपया, 500 रुपया, 16,500 रुपया करके। बताना 1/4/23 से 30/6/23 कितना महीना होता है? बोलेंगे 3 महीना होता है। 4, 5, 6 3 महीना होता है, यानी बोलेंगे 16,500 रुपया करके 3 महीना मिलेगा। 16 48 और 1 49, यानी 49,500 हो गया। बोलो समझ में आया? दूसरा, अब बताओ आगे बात करते हैं सैलरी फ्रॉम 1/7/2023 से लेकर के हम लोग को चलना कहां तक है? 31/3/2024 तक चलना है, तभी ना 12 महीना होगा। फिर से रिपीट करें क्या? बोलो बताओ, हमारा जो स्टार्टिंग डेट है वो इस कैटेगरी में आ रहा है, तो हम लोग का अप्रैल से ये जून खत्म हो रहा है, तो अप्रैल से जून तक पहले देख लो। अप्रैल से जून तक तुमको हर महीना जो मिला होगा 16,500 करके मिला होगा। 16,500, 16,500, 16,500 3 महीना मिला होगा, 49,500 हो गया। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा मार्च तक 9 महीना जो आपका होगा यहां से यहां तक कितना रुपया करके मिला होगा? 17,500 रुपया करके मिला होगा। तो 17,500 इंटू 9 कर देंगे, बताओ कितना आता है? बोलेंगे सर 17,500 इंटू 9 करेंगे तो 157,500 होता है, तो 157,500 का हो गया। एक बात बताओ, 1/23 से स्टार्ट, मतलब 1/4/23 से स्टार्ट, 31/3/24 में खत्म, यही तो हमारा प्रीवियस ईयर का था। 3 महीना और 9 महीना, टोटल 12 महीना का पता चल गया। तो बोलेंगे देयरफॉर सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24 इक्वल टू कितना पता चल रहा है सर? 2,07,000 पता चल गया, यानी 2,07,000 रुपया होगा। बोलो बात समझ में आया? तो थोड़ा सा पिछला वाला एग्जांपल से थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन इसमें ज्यादा था, थोड़ा सा दिमाग बस इतना ही लगाना कि अगर आपका अदर देन ओपनिंग डेट होता है तो आपको देखना पड़ेगा हमारा ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट कौन कौन सा साल में आ रहा है, कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, कौन कौन सा स्लैब में आ रहा है, और जिसमें आएगा वहां से वहां तक आपको निकालना है। आया समझ में? तो बस 16,500 करके 3 महीना मिला है, क्योंकि ये जून में खत्म हो रहा है, जून तक मिला है 16,500, यानी अप्रैल मई जून 3 महीना मिला है 16,500, तो 3 महीना। और उसके बाद जुलाई से लेकर के मार्च तक हम लोग को जाना है, तो जुलाई से मार्च तक होता है 9 महीना, तो 9 महीना 17,500 करके मिला है, जोड़ देंगे तो 2,07,000 रुपया आ गया। कोई तकलीफ? चलिए अब आपका काम है कॉपी करने का, इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, यानी बेसिक सैलरी का अमाउंट अगर देगा तो डायरेक्टली पुट कर दो, अगर नहीं दिया हुआ है, अगर पे स्केल के हिसाब से दिया हुआ है तो 2 ही केस हो सकता है, या तो ओपनिंग डेट में वो ज्वाइन कर रहा है या तो अदर डेट में ज्वाइन कर रहा है। अगर ओपनिंग डेट में ज्वाइन करता है तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन होगा, एक ही स्लैब में आपका आ जाएगा। लेकिन अगर ओपनिंग डेट बोलने का मतलब 1 जनवरी मत सोचना, 1 अप्रैल, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। और अगर अदर डेट मतलब 1 अप्रैल को छोड़ के वो 1 फरवरी में ज्वाइन करे, 1 दिसंबर में ज्वाइन करे, 1 अक्टूबर में ज्वाइन करे, कभी भी ज्वाइन करे, वो 30 तारीख को ज्वाइन करे, कहीं भी करे, आपका हमेशा, अगर वो 15 तारीख को ज्वाइन करता है, 15 मार्च को ज्वाइन कर रहा है, तो 15 मार्च से 15 मार्च या 14 मार्च हमारा जो होगा वो 1 साल होगा। आया समझ में? जहां पे ज्वाइन करेगा वहीं से 1 साल उसका देखा जाएगा। क्लियर है चीज? और फिर हम लोग अपना स्लैब रेट के हिसाब से बात करेंगे। वो तो उसका स्लैब दिया हुआ है, उसका हिसाब से उसको सैलरी मिल रहा है, वो जहां से ज्वाइन किया वहां से हिसाब से, लेकिन हम लोग को यहां पे सैलरी निकालना है अपना प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। बोलो बात समझ में आया? चलिए और ज्यादा नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब हमारा होता है स्टार्ट ग्रेच्युटी का पार्ट। ग्रेच्युटी का पार्ट नहीं बोल सकते, फॉर्मेट में एक बार आ जाना फिर से। बताओ बेसिक सैलरी का पार्ट हो गया हमारा, हो गया। बोनस कमीशन क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, डायरेक्टली या तो दे देगा या तो नहीं देगा, उसके बारे में बात नहीं होता है हमारा। उसके बाद हमारा टॉपिक होता है रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या होता है ये स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। सुनना
रिटायरमेंट बेनिफिट में आपका पहला टॉपिक है ग्रेच्युटी। पहला टॉपिक क्या है? ग्रेच्युटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। सर आप तो बोले थे 5-5 का 3 क्वेश्चन आता है। अरे और भी तो टॉपिक है हमारे पास, लेकिन ग्रेच्युटी से भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ध्यान से सुनना, क्लियर चीज, इसीलिए ग्रेच्युटी को बढ़िया से समझो। नाम अगर आप पहली बार सुने हो तो घबराने का जरूरत नहीं है, अगर आप पहले सुन चुके हो तो आपको पता होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। नहीं भी पता है तब भी बताएंगे, ध्यान से सुनना। बोलता है ग्रेच्युटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। आप ये रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, आप यहां पे 60 साल हो चुका है आपका, 60 साल के बाद आप रिटायर कर रहे हो यहां से। जब आप रिटायरमेंट होता है आपका तो आपको एक ह्यूज अमाउंट आपको दिया जाता है ग्रेच्युटी के रूप में। किसके रूप में? ग्रेच्युटी। आपको पेंशन भी इसी तरीके से दिया जाता है, आपको ग्रेच्युटी भी पेमेंट किया जाता है उस टाइम में। समझ में आया? और वो किस लिए आपको ग्रेच्युटी मिलता है? पास्ट सर्विसेज के लिए। आप हमारे पास इतने साल से काम कर रहे थे, हमारे कंपनी को यहां से आप यहां तक पहुंचाने में साथ दिए हो। अरे बोलो है ना, कोई भी वर्कर अगर हमारे पास काम करता है तो वर्कर अगर रिटायर कर रहा है तो उसको हम लोग कुछ पेमेंट करके भेजते हैं, तो वही बोलता है ग्रेच्युटी वो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो इंप्लॉयर इंप्लॉई को देता है पास्ट सर्विसेज के लिए। आप हमारे साथ 10 साल से हो, 20 साल से हो, 50 साल से आप हमारे पास काम कर रहे हो, इसीलिए हम आपको खुशी से इतना रुपया, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हम आपको पेमेंट कर रहे हैं। दैट इज ग्रेच्युटी। वो क्या होता है? हमारा ग्रेच्युटी होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? ग्रेच्युटी रिसीव्ड ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विस अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो, अभी तक रिटायर नहीं हुआ है आपका, आप रिटायर नहीं हुए हो, तो उस टाइम अगर आपको ग्रेच्युटी मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। वो क्या होता है? पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। पूरा का पूरा टैक्सेबल बोलने का मतलब पूरा टैक्स में नहीं चला जाता है, बार बार समझना इस चीज को। फुल्ली टैक्सेबल बोलने का मतलब उस पूरे अमाउंट पे टैक्स लग जाता है, 1 रुपया का भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आया समझ में? सर फुल्ली टैक्सेबल वाला में कुछ अगर डिस्काउंट ये सब क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताओ, अगर तुम 1 लाख रुपया कमाओगे तो गवर्नमेंट तुमको 1 लाख रुपया पे टैक्स मांगेगी। अगर तुम 5 लाख रुपया कमाओगे तो तुमको गवर्नमेंट 5 लाख पे टैक्स मांगेगी। तुम्हारा इनकम होगा ज्यादा तो टैक्स भी देना पड़ेगा ज्यादा, इनकम होगा कम तो तुमको टैक्स भी देना पड़ेगा कम। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो अगर मेरा मान लेते हैं कि टोटल इनकम अगर हम कैलकुलेट किए तो 1 लाख रुपया आ गया, तो हम क्या चाहेंगे कि इसमें और कुछ डिस्काउंट होके और पैसा घट जाता तो हमको टैक्स और कम देना पड़ता। बोलो है ना? मतलब अभी अगर हमको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा तो 1 लाख रुपया पे पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे सुनिए ना, इसमें 20,000 रुपया हमको छूट दे दीजिए ना, डिस्काउंट दे दीजिए ना, अगर 20,000 रुपया आप हमको डिस्काउंट दे दीजिएगा ना तो मेरा इनकम अब 80,000 का दिखेगा। अब हमको जो टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा वो किस पे करना पड़ेगा? 80,000 पे। तो हम एज एन एम्प्लॉई हम क्या सोचेंगे? एक टैक्स पेयर होके सोच के देखो, अगर तुमको टैक्स पेमेंट करना है वो बन के सोचो, और तो सोच के तुमको क्या पता चलेगा, जितना कम इनकम होगा उतना हमारे लिए फायदेमंद है। तो हम चाहेंगे कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको एग्जेम्पशन मिले। डिस्काउंट को टैक्स के भाषा में एग्जेम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन बोलते हैं। आ रहा है समझ में? एग्जेम्पशन का मतलब डिस्काउंट होता है अपने लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो। एग्जेम्पशन का मतलब एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब छूट, तो आपको छूट मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है, यानी वो एग्जेम्पशन आपके इनकम को क्या कर देता है? कम कर देता है। एग्जेम्पशन आपके इनकम को क्या करता है? कम कर देता है। तो बोलता है अगर आप कंटिन्यूएशन आप सर्विस कर रहे हो, यानी आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ है, उस केस में अगर ग्रेच्युटी मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल, वहां पे कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आ रहा है समझ में? चाहे वो गवर्नमेंट इंप्लॉई हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई हो, चाहे आप सरकारी नौकर हो, चाहे आप प्राइवेट नौकर हो, कोई भी नौकर हो, कोई भी नौकरी कर रहे हो, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। अगर सैलरी ग्रेच्युटी आपको मिलता है काम करते दौरान, आप काम कर रहे हो, आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ है, आपको ग्रेच्युटी पहले दे दिया, यानी फुल्ली टैक्सेबल, पूरा टैक्स लगेगा उस पर। आया समझ में? लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट पे मिलता है, आप रिटायर कर चुके हो उसके बाद मिलता है, तो उसके लिए स्लैब रेट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बोलता है ग्रेच्युटी अगर गवर्नमेंट इंप्लॉई को मिलता है, कब कब? रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट के बाद। कंटिन्यूएशन मामले में तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन जब आपका ग्रेच्युटी मिलता है रिटायरमेंट के टाइम में तो गवर्नमेंट इंप्लॉई को मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट बोलने का मतलब अगर आपको 10 लाख रुपया मिलेगा पूरा पॉकेट में डाल लो, आपको कुछ भी गवर्नमेंट को टैक्स देने का जरूरत नहीं है।
फुल्ली एग्जेम्प्ट मतलब फुल्ली डिस्काउंट, फुल्ली छूट, 1 रुपया का भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। आया समझ में? तो बताओ, आपको पता है जो लोग इतना पागल है सरकारी नौकरी के लिए, वो इसी सब चीजों के लिए पागल है। आया समझ में? वैकेंसी रहता है 1000 सीट का, 2000 सीट का, और एग्जाम देने वाले करोड़ों में रहते हैं और लाखों में रहते हैं। क्यों इतना लोग पागल क्यों है गवर्नमेंट जॉब के लिए? यही सब वजह है कि बहुत सारा ऐसा अमाउंट हम लोग को मिलता है सैलरी के रूप में, बहुत सारा अमाउंट हम लोग को मिलता है जो हमारा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। गवर्नमेंट अगर इंप्लॉई है हमें, तो हमको फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी उस पर टैक्स देने का जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। आया समझ में? और अगर आप अदर इंप्लॉई हो, अदर इंप्लॉई मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो वहां पे आपका 2 केस देखा जाता है, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट या नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि वो कवर्ड है या नहीं कवर्ड है। अगर कवर्ड ग्रेच्युटी एक्ट में अगर वो कवर्ड होगा, उसका भी एक एक्ट है ग्रेच्युटी का, ग्रेच्युटी एक्ट, तो उस एक्ट में अगर वो कवर्ड है और अगर नॉट कवर्ड है, उसके लिए कुछ एग्जेम्पशन मिलता है, सम एग्जेम्पशन मिलता है। मतलब समझ रहे हो? अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई हो तो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है। 10 लाख रुपया का आपको मिला है, पूरा 10 लाख रुपया छूट है। लेकिन अगर आप अदर इंप्लॉई हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा। 10 लाख में 5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, 10 लाख में 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, 10 लाख में 2 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी सम एग्जेम्पशंस आपको मिलेगा। आया समझ में? सर कैसे पता चलेगा कि कितना का एग्जेम्पशन मिलेगा? उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन। और यहां पे दोनों का अलग अलग फॉर्मेट होता है। कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का अलग फॉर्मेट होता है, नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का अलग फॉर्मेट होता है। आ रहा है समझ में? तो सुनना, फिर से रिपीट करते हैं। टैक्स जब पढ़ाएंगे या टैक्स जब तुम पढ़ोगे, उस टाइम माइंड एकदम वहीं पे होना चाहिए, फोकस एकदम वहीं पे होना चाहिए। इधर उधर अगर भटके तो पूरे तरह से भटक जाओगे। और एक चीज और कि अगर तुम कॉस्ट को रिवाइज नहीं करोगे तो चल जाएगा, टैक्स को अगर रिवाइज नहीं करोगे सारा सत्यानाश हो जाएगा। ध्यान रहे, क्योंकि टैक्स में अलग अलग जगह हर एक टॉपिक में तुमको अलग अलग पॉइंट मिलना शुरू होगा, अलग अलग लिमिट मिलता है, अलग अलग फॉर्मेट होता है। और अगर वो चीज तुम माइंड में नहीं रखोगे, अगर रिवीजन नहीं करते रहोगे, तो तुम्हारा सारा का सारा उड़ जाएगा दिमाग से। बताओ, ज्यादा देर नहीं हुआ है, अभी बस लास्ट क्लास में ही हम लोग खत्म किए रेसिडेंशियल स्टेटस, खत्म किए कि नहीं? तो रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपको बताया गया है, उसमें सेक्शन 6(1) का अलग कंडीशन था, 6(6) का अलग कंडीशन था, फिर हम लोग इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स पढ़े थे, उसका अलग टॉपिक था, अलग कंडीशन था, हर जगह अलग अलग। तो सोच रहे हो कितना, अभी एक छोटा सा चैप्टर खत्म किए, सो इतना सारा पॉइंट्स था, इतना सारा रूल्स एंड रेगुलेशन था। अभी इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग, 15 मार्क्स का सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं। सोचो इसमें कितना मिलने वाला है। समझ में आया? तो सैलरी लोगों को तकलीफ देता है, लेकिन अगर तुम सब चीजों से अगर तुम रिकवर हो पाओगे, अगर सब चीज तुम हैंडल कर पाओगे, तो सैलरी क्या, पूरा टैक्स तुमको मजा आने लगेगा। समझ में आया? लगेगा कि हाँ टैक्स बड़ा मजेदार चीज है, इसको पढ़ना बहुत ही अच्छा चीज है। आ रहा है समझ में? टैक्स पेमेंट करने में खलता है, लेकिन टैक्स पढ़ने में खलता नहीं है, मजा आता है टैक्स पढ़ने में। बस ध्यान से समझते जाओगे। बोलो यहां तक क्लियर है चीज? तो आइए सबसे पहले कवर्ड वाले के बारे में बात करेंगे। तो आइए फॉर्मेट दिखाते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ जो भी बंदा का नाम रहेगा फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर। फॉर्मेट है हमारा कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के लिए। फॉर्मेट देख पा रहे हो? ऐसा ऐसा फॉर्मेट तुमको बहुत सारा मिलने वाला है। ग्रेच्युटी कवर्ड वाले के लिए फॉर्मेट है, नॉट कवर्ड के लिए अलग फॉर्मेट मिलेगा, फिर आगे अलावेंस पढ़ेंगे उसके लिए अलग फॉर्मेट मिलेगा, पेंशन पढ़ेंगे अलग फॉर्मेट, लीव सैलरी पढ़ेंगे अलग फॉर्मेट। तो बताओ सबका अलग अलग फॉर्मेट। ये देख रहे हो लिमिट, देख रहे हो यहां पे फॉर्मेट में कितने रुपए का लिमिट दिख रहा है? 20 लाख रुपए का लिमिट दिख रहा है। मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो ग्रेच्युटी का होता है वो कितना का होता है? 20 लाख। अगर तुम लीव सैलरी पढ़ोगे अलग लिमिट होता है। अगर तुम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं, वैसे हाउस प्रॉपर्टी भी चैप्टर है हमारे पास, तो वो सब अगर पढ़ोगे सब जगह अलग अलग लिमिट तुमको देखने को मिलेगा। तो बताओ ये सब चीज अगर तुम माइंड में नहीं रखोगे, रिवीजन नहीं करते चलोगे, तो तुम्हारा दिमाग से सब उड़ जाएगा और फिर आपको 15 मार्क्स बहुत प्रॉब्लम से, आपको मत समझ रहे हो ना कि कितना प्रॉब्लम आपको सहना पड़ेगा इस चैप्टर को फिर कवर करने के लिए। इसलिए ध्यान से समझना, सुनना ध्यान से। फॉर्मेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, जितना अमाउंट आपको मिलेगा वो आपको लिखना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। वहां से आपका एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन आपका क्या होता है? बीइंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग नहीं, क्या लिखा हुआ है?
लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लोअर का मतलब क्या होता है? कम। लोअर को लीस्ट भी बोल सकते हो, यानी कम। लीस्ट मतलब LIST नहीं, LEAST, लीस्ट यानी सबसे कम। ऑफ द फॉलोइंग मतलब तीनों पॉइंट से, यानी ये तीनों पॉइंट में जो टैक्स पहली बार पढ़ रहे हो उन लोगों के लिए नया है, जो पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए पुराना है। इस तरह से वो पढ़ा है, पहले भी ग्रेचुटी नहीं पढ़ा है लेकिन इस तरह का पॉइंट पहले पढ़ा है वो चीज सुनना। तो बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, अमाउंट आपको लिखना है। फिर आपका ये दूसरा नंबर पॉइंट क्या बोलता है? 15/26, 15 बाय जो फिक्स है, फॉर्मेट में फिक्स है आपका, इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। यही सब चीज तो समझना है, और ये आपका फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहां लिखेंगे, और मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट आपको कितना दिया गया है? 20 लाख, ये फिक्स है। तो ये तीनों अमाउंट में जो सबसे कम होगा उसको लिखा जाएगा बाहर में, क्योंकि लोअर ऑफ द फॉलोइंग मतलब तीनों का लोअर अमाउंट लिखा जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? जैसे सर एक कुछ समझाइए तो एक बार बढ़िया से। लीजिए, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी अगर आपको 5 लाख रुपया मिला, कितना मिला? तो यहां पे आप 5 लाख लिख दीजिएगा, और वही वाला अमाउंट यहां पे भी आता है। देख रहे हो, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव दोनों जगह लिखा हुआ है, मतलब एग्जेम्पशन वाले में भी वो पॉइंट लिखा जाता है। तो बताइए 5 लाख रुपए यहां पे लिख दिए, मतलब पता है ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और ये चीज आप यहां पे आराम से पुट कर सकते हो। आपको कैलकुलेशन बस एक ही पॉइंट का करना है, इस पॉइंट का, क्योंकि लिमिट भी आपको पता है चीज, आपको ये पॉइंट भी क्वेश्चन में पता रहेगा, बस ये चीज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये चीज कैलकुलेट करके मान लेते हैं कि आ गया 3 लाख रुपया। कितना आ गया? 3। अब बताओ 5 लाख, 3 लाख, 20 लाख, तीनों में लोअर कौन सा दिख रहा है? 3 लाख। तो यहां पे आपको कितना लिखना पड़ेगा? 3 लाख लिखना पड़ेगा। और फिर 5 लाख से 3 लाख को लेस करना है, तो 5 लाख से 3 लाख को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 लाख। यानी आपका टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी कितना रुपया हो जाएगा? 2 लाख रुपया हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? लेकिन सर अगर क्वेश्चन में टैक्सेबल अमाउंट ना पूछ के बोलेगा एग्जेम्प्टेड अमाउंट बताओ कितना होगा, यानी कितना का छूट मिल रहा है वो बताओ, तो बताओ छूट कितना का मिला है? 3 लाख का मिला है। आ रहा है समझ में? अरे मिला था टोटल कितना? 5, जिसमें एग्जेम्पशन कितना का मिल गया? 3, तभी ना हमारा 2 लाख का टैक्सेबल हो रहा है। तो अगर एग्जेम्पशन बोलेगा ना तो खाली ये 3 पॉइंट का लोअर हम लोग को निकाल देना है, और अगर टैक्सेबल बोलेगा तो पूरा फॉर्मेट आपको कवर करना है। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अब काम खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से समझना, कुछ और भी बताने वाले हैं आपको। ये 15/26 क्या होता है? आपका एवरेज लेता है 15 दिन का, एक महीना का आधा एवरेज कितना होता है? 15 दिन होता है कि नहीं? तो हम लोग का सर उस तरह से एवरेज तो होना चाहिए 15/30। अगर एक महीना का टोटल दिन देखा जाएगा तो कितना दिन होता है? 30। तो हम लोग का 15/30 लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पे 15/26 लिखा है। वो 4 संडे को इग्नोर करता है। समझ में आया? तो बताओ अगर 30 में से 4 संडे को निकाल देंगे तो कितना होता है? 26 होता है, 26 होता है, इसलिए वो 15/26 लिखा जाता है। बोलो बात समझ में आया? लेकिन जब ये हमारा नॉट कवर्ड वाला फॉर्मेट देखेंगे, किसका वाला देखेंगे? नॉट कवर्ड वाला, वहां पे पूरा 15/30 लिया जाता है, और 15/30 आपका कट रहा है, आप देख सकते हो। बताओ 15/30 को काटोगे तो कितना आता है? 1/2 आता है। इसीलिए हम आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देना चाहते हैं। लो हम आपको पहले हम उसका फॉर्मेट ही दिखा लेते हैं। देखो यहाँ पे नॉट कवर्ड वाला का फॉर्मेट में देखो क्या लिखा हुआ है? 1/2 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो यानी अगर कवर्ड वाला करते हो तो वहां पे आपका क्या बोलता है? 26 दिन का लिया जाता है, और वहां पे आपका पूरा 30 दिन का लिया जाता है, इसीलिए यहां पे 15/26 होता है। लास्ट ड्रॉन सैलरी का क्या मतलब होता है? तो लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब होता है जब वो रिटायर हो रहा था उस टाइम लास्ट उसको कितना सैलरी मिला है। आ रहा है समझ में? और सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक नहीं होता है, सैलरी का मतलब यहां पे होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आ रहा है समझ में? यानी नोट ये सब ध्यान रखना कि सैलरी चैप्टर में सैलरी का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग जगह में। अगर तुमसे पूछेंगे बताओ ग्रेचुटी में सैलरी का क्या मतलब होता है, तो तुम क्या बोलोगे? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस। लेकिन सर बेसिक प्लस डियरनेस जो होता है वो ग्रेचुटी का कवर्ड वाले में होता है, नॉट कवर्ड वाले में अलग हो जाता है सैलरी का मतलब। समझ रहे हो? तो पॉइंट जितना मिलेगा उतना सारा अलग अलग टॉपिक मिलेगा, और अगर तुम ये सब चीज याद नहीं करोगे तब दिक्कत है। इसीलिए ध्यान रहे, इतना आसानी से जाने देने वाले नहीं है। हर क्लास में, हर क्लास मतलब टैक्स का क्लास में सबसे पहले पिछला क्लास का हम पूछा करेंगे।
समझ में आया? सबसे पहले हम पूछा करेंगे तुम लोगों से, इसीलिए याद करके आओगे ये सब चीज। पहले पूछेंगे, 10 मिनट 15 मिनट लग जाए हमारा पूछने में, सबसे पहले पूछेंगे ये सब चीज, समझ में आया? और उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, समझ रहे हो? इसलिए हर क्लास में, हर दिन पीछे क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ के आना है तुम लोग को। सबसे पहले फॉर्मेट याद करके आना है, फॉर्मेट क्या होता है, कैलकुलेशन किस तरह का होता है, कुछ अगर याद करने वाला लिमिट्स है तो लिमिट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप यहां पे कर पाओगे। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ का मतलब क्या होता है? मतलब जितना साल तुम कंप्लीट किए वो, और अगर एक्सेस होगा 6 मंथ का, वो अगले साल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब 6 महीना से एक दिन भी आगे बढ़ जाएगा ना तो वो 7 महीना हो जाएगा, मतलब 1 साल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 1 साल ले लेगा उसको। जैसे देखो यहां पे एग्जांपल के थ्रू बताओ, 25 साल 5 महीना होगा तो कितना लिया जाएगा? 25 साल, यानी 5 महीना को इग्नोर। यहां पे साल में बात किया जाता है, मंथ में नहीं बात होता है, इसीलिए पूरा ईयर में काम करेंगे। तो 25 साल 5 महीना होगा ना तो 25 साल ही उसको लिया जाएगा। अगर 25 साल 6 महीना होगा ना तब भी 25 साल लिया जाएगा। सर 6 महीना तो हो गया, 6 महीना हुआ है, 6 महीना को एक्सीड नहीं किया है अभी तक, क्रॉस नहीं किया है अभी तक, यानी अगर हमारा एक्सेस होगा 6 महीना से तब हमारा अगले साल कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 25 साल 6 महीना 1 दिन भी अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 26 साल हो जाएगा, 26 ईयर्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? और 25 साल 9 महीना होगा तो ये तो ऑलरेडी हमारा 6 महीना को एक्सीड करके रखा हुआ है, तो 26 साल होगा। बोलो बात समझ में आया? तो हम लोग को वहां पे पूरा ईयर लिखना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन में दे देगा वो इतना साल इतना महीना काम किया है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो हमारा कितना साल होगा। जैसे बताओ, अगर तुमको देता है 34 ईयर्स 2 मंथ्स वो काम किया है, तो बताओ कितना लिखेंगे? 34 ईयर्स लिखेंगे। अगर वो 34 ईयर्स 7 मंथ्स काम किया है, कितना लिखेंगे? 35 ईयर्स लिखेंगे। 6 महीना को क्रॉस करने से वो अगले साल में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? समझाने का पूरा काम खत्म हो चुका है। फिर से रिपीट एक बार कर देते हैं थोड़ा सा कि आपका ये फॉर्मेट है जहां पे आपको 15/26 फिक्स है। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब सैलरी का बेसिक सैलरी प्लस डीए का पर मंथ लेना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। और फिर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ का मतलब क्या होता है? तो अगर वो 6 महीना तक है तो उसको इग्नोर करेंगे, 6 महीना को एक्सीड कर गया तो अगले साल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग, एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझना है इसको, सब लोग ध्यान से सुनना, सबके पास क्वेश्चन है ये वाला चीज, ठीक है? जो तुम लोग को शीट दिया गया है उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन आपका नंबरिंग मैच ना करे, क्योंकि यहां पे हम उससे सेलेक्ट करके जितना भी क्वेश्चन तुमको दिया है, सारा क्वेश्चन थोड़ी ना हम यहां पे करवाएंगे, होमवर्क भी तो देने लायक कुछ बनना चाहिए, तो इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन यहां पे करवाएंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान से समझना। मिस्टर रॉय रिटायर्स ऑन 31 अगस्त 2023, 31 अगस्त 2023 को वो रिटायर किया है। कितना साल काम किया है वो? 40 साल काम किया, 40 ईयर्स ऑफ सर्विस वो काम किया इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। बोला ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जब वो डेट रिटायर जब कर रहा था तो हिज पे वॉज ₹7,500 पर मंथ, 7,500 रुपया उसको मिल रहा था, बेसिक सैलरी मिल रहा था। कितना रुपया? 7,500 रुपया। और बोला एंड रिसीव्ड अ सम ऑफ 1,50,000 एज रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। बताओ ग्रेच्युटी इसको कितना मिला है? 1,50,000 रुपया मिला है। बोला विच ही क्लेम्स टू बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, जिसके लिए वो क्लेम किया है कि हमको पूरा का पूरा एग्जेम्पशन दे दो। वो क्या क्लेम किया है? पूरा का पूरा एग्जेम्पशन हमको दे दो। बताओ कैलकुलेट ही टैक्सेबल ग्रेच्युटी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए हम लोग को टैक्सेबल ग्रेच्युटी निकाल के बताना है कि होगा, और ये भी हम लोग को चेक करना है क्या वो जो क्लेम किया है फुल्ली एग्जेम्प्ट वाला वो उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना है हम लोग को। कर लेंगे चेक। बोलो बात समझ में आ रहा है? कॉपी एकदम मत करना, पहले ध्यान से समझना किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। आया समझ में? हमारे पास फॉर्मेट रेडी है, तुमको फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको कॉपी में करना पड़ेगा। आया समझ में? तो इसीलिए पहले देख लो फिर बाद में कॉपी कर लेना। सुनना ध्यान से। बताओ कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ, बताओ इसका नाम क्या था? मिस्टर रॉय था, तो यहां पे जाके लिखेंगे ऑफ मिस्टर रॉय लिखेंगे। बताओ फॉर द असेसमेंट ईयर हमारा क्या चल रहा है? 2024-25 चल रहा है। रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 2023-24 चल रहा है। इस तरह से फॉर्मेट आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है?
और ये कवर्ड वाले का क्वेश्चन है, तो कवर्ड वाले का हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। बताओ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना अमाउंट मिला है उसको, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। 1,50,000 रुपए का ग्रेच्युटी मिला है, तो यहां पे जाके लिख देंगे, बाहर में जाके लिख देंगे 1,50,000 रुपया। बोलो बात समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? उसके बाद नेक्स्ट होता है एग्जेम्पशन, होता है बीइंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड यानी वही 1,50,000 रुपया आपको यहां पे लिखना है, और 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये वाला का बात करना है। अरे बोलो है ना, चलिए इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। बताओ 15/26 तो फिक्स है, इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी जो हम लोग को लास्ट मिला है। बताओ लास्ट सैलरी आपको कितना मिला था, 7,500 का मिला था। कितना मिला था, 7,500 रुपए का मिला था। सर आप तो बताए थे यहां पे कि सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस, तो बेसिक सैलरी तो 7,500 है, क्या क्वेश्चन में डियरनेस अलावेंस है? नहीं है, तो फिर क्यों एक्स्ट्रा हम लोग दिमाग लगाने जाएंगे, यानी वही वाला आएगा हमारे पास। तो यहां पे लिखेंगे 7,500 रुपया, 7,500, और इनटू बताओ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। बताओ कितना साल काम किया था, 40 साल। क्या कुछ महीना में भी बात किया गया है? नहीं, यानी पूरा का पूरा यहां पे हम लोग का लिया जाएगा 40 साल। तो बताओ यहां पे लिखेंगे इंटू 40। कोई तकलीफ? कैलकुलेशन करो, 15 इंटू 7,500 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 26। लो सर, यहां पे अमाउंट जाके लिखते हैं 1,73,077 आ रहा है। अप्रोक्स करके लिखोगे ना, 76.9 आ रहा था तो 77 कर दिए, तो आइए इतना रुपया अमाउंट निकल गया। कोई तकलीफ? बताओ मैक्सिमम कितना लिमिट है, 20 लाख। यार ये तो फिक्स है, नहीं पता क्या? ये तो हमारा फॉर्मेट में ही दिया हुआ है कि हमारा 20 लाख रुपए का हमारा होता है। सो तो ये तो एग्जेम्पशन लिमिट हमको पता है, तो यहां पे हम लोग 20 लाख रुपया लिख दिए। अब बताओ हमारे पास जो एग्जेम्पशन होता है वो लोअर होता है। बताओ तीनों में सबसे कम कौन सा है? 1,50,000 सबसे कम है। तो बताओ वो बंदा जो सोचा था कि हमको पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाना चाहिए, देखो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल रहा है, क्योंकि उसको मिला कितना था, 1,50, उसको एग्जेम्पशन भी कितना का मिल गया, 1,50। तो बताओ टैक्सेबल अमाउंट कितना का हो जाएगा, नील हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? मतलब इस बंदे को, ये प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है बट फिर भी इसको ग्रेच्युटी पे टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन जब किया तो पता चला कि उसका सबसे लोअर अमाउंट इतना ही आ रहा है जितना उसको मिला है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन हो गया, तो उसको कुछ भी टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ा। आया समझ में? चलिए ये हो गया मेरा काम खत्म। अब तुम्हारा काम होता है स्टार्ट। कॉपी कर लो इसको। तो चलिए ये अगर आपका हो गया कंप्लीट, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्या देख पा रहे हो सब लोग? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। मिस्टर रॉय रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर 2023 आफ्टर 39 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। बताओ कितना साल हो गया, 40 साल हो गया। अरे बोलो ना, 39 ईयर्स एंड 7 मंथ, 7 मंथ मतलब 6 मंथ को एक्सीड कर गया, इसका मतलब पूरा 40 ईयर्स हो जाएगा उसका। कोई दिक्कत? ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट हिज पे वाज 45,000 पर मंथ, उसका बेसिक पे था, मतलब बेसिक सैलरी था, और डियरनेस अलावेंस है 20% ऑफ बेसिक पे, यानी 45,000 का 20% करके उसका डियरनेस अलावेंस भी था। बोलो बात समझ में आ रहा है? बोला ही रिसीव्ड अ सम ऑफ 13,60,000 रुपया एज रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। अरे बाप रे, 13,60,000 रुपए का उसको ग्रेच्युटी मिला है। वेरी गुड। विच ही क्लेम्स टू बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जिसके लिए फिर से वो क्लेम कर रहा है कि हमको पूरा का पूरा एग्जेम्पशन चाहिए। आइए बोला है कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, कवर्ड वाला आपको पता करना है यहाँ पे। आया समझ में? सर क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा कि ये कवर्ड वाला है कि नॉट कवर्ड वाला है? आप बताएं, कवर्ड का अलग फॉर्मेट होता है, नॉट कवर्ड का अलग फॉर्मेट होता है, कैलकुलेशन अलग अलग होता है, तो फिर कैसे समझ में आएगा कि कवर्ड वाला है कि नॉट कवर्ड वाला है? या तो क्वेश्चन में बोल दिया करेगा कि वो कवर्ड है, या तो एक और तरीका बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि वो कवर्ड होगा कि नॉट कवर्ड होगा। आया समझ में? वो जब नॉट कवर्ड वाला बताएंगे तब तुमको वो ट्रिक बताएंगे। क्लियर चीज? चलिए अभी हम लोग का यहाँ पे कवर्ड बता दिया है, तो उससे हम लोग को समझ में आ चुका है। तो फॉर्मेट जब रेडी करेंगे तो फॉर्मेट इसी तरह से रेडी करेंगे, कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ, बताओ नाम क्या इसका, मिस्टर रॉय है, तो यहां पे लिखेंगे जाके ऑफ मिस्टर रॉय। हाँ या ना?
फॉर द असेसमेंट ईयर हमारा वही वाला रहेगा 2024-25 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2023-24। हाँ या ना? एक बार देख लो सब लोग, फिर कॉपी कर लेना ही आपको, एक बार ध्यान से समझ लो फिर से, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, बताओ कितना का अमाउंट ग्रेच्युटी रिसीव किया है? 13,60,000। अरे हाँ या ना? तो यहां पे जाके लिख देंगे 13,60,000, 13,60,000 यहां पे जाके लिख दिए, कोई तकलीफ? अब अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड यहां पे भी होता है हमारा, तो अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड में 13,60,000 जाके पुट कर देते हैं, और मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट 20 लाख का होता है, तो लो यहां पे भी जाके 20 लाख हम पुट कर देते हैं। मेन खेला तो इसका होता है, बोलो हाँ या ना? तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब एक बात बताओ, क्या लास्ट ड्रॉन सैलरी तुमको साफ साफ पता है? नहीं, इसके लिए यहां पे कर लेते हैं, क्या पता है? इसके लिए कर लेते हैं नोट 1। क्या कर लेते हैं? नोट 1 कर लेते हैं। आया समझ में? चलिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक हम बाहर में नोट 1 कर लेते हैं। नोट 1 में लिखते हैं कि बेसिक सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी लिखेंगे यहां पे कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का फॉर्मूला आपको पता है क्या लिखवाए थे? बेसिक सैलरी पर मंथ प्लस डियरनेस अलावेंस पर मंथ लिखवाया गया था कि नहीं? तो वही वाला चीज यहां पे लिखना पड़ेगा बेसिक सैलरी पर मंथ प्लस DA पर मंथ, डियरनेस अलावेंस पर मंथ। बोलो बात समझ में आ रहा है? बताइए बेसिक सैलरी कितना का दिया गया है क्वेश्चन में? देखो बेसिक सैलरी है 45,000, तो ठीक है सर, यहां पे जाके लिखेंगे 45,000 प्लस डियरनेस अलावेंस कितना होगा सर? तो बोला है डियरनेस अलावेंस बेसिक पे का 20% होगा, तो बोलेंगे यही 45,000 का 20% हमारा DA होगा। कोई तकलीफ आ रहा है सबको समझ में? तो बताओ, ये हो गया हमारा 45,000, ये हो गया हमारा 9,000, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 54,000, यानी उसका बेसिक सैलरी और डियरनेस अलावेंस को ऐड करके लास्ट ड्रॉन सैलरी जो उसको मिला होगा, कितना मिला होगा? 54,000 मिला होगा। बोलो बात समझ में आया? अब यहां पे आराम से जाके पुट कर सकते हैं। बताओ यहां पे जाके पुट कर देते हैं, क्या होगा? 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी निकल के आया है हमारा 54,000, और इंटू उसका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस देखा गया तो 40 ईयर्स पता चला, 39 और 7 मंथ्स हो गया 40। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। 15 इंटू 54,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 26, तो आता है 12,46,154, यानी 12,46,154 हमारा ये आ गया है आपका इस अमाउंट का मतलब। बोलो समझे? आ रहा है सबको क्लियरली? पता चल रहा है? तो अब बताओ क्या यहां पे लोअर अमाउंट कौन सा होगा? सर वही वाला आपका लोअर अमाउंट हो जाएगा, यानी 12,46,154 ही आपका लोअर हो गया। तो बताओ यहां पे आपका पूरा तो पूरा एग्जेम्पशन नहीं मिला, वो क्लेम किया था फुल्ली एग्जेम्प्टेड के लिए, क्या फुल्ली एग्जेम्प्ट हो रहा है? अरे उसको जितना मिला 13,60, क्या 13,60 का पूरा एग्जेम्पशन मिल रहा है? नहीं, कम मिल रहा है। तो माइनस करके बताओ कितना होगा? 1,13,846, 846, इतने रुपीस का उसका हो गया टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। बोलो बात समझ में आया कैसे किए सो? हाँ या ना? सबको क्लियर है पीछे वाले लोग को? चलिए फिर, अगर सबको क्लियर है तो कॉपी कर लो इसको, यहां से फॉर्मेट से पूरा फॉर्मेट तक कॉपी कर लो, फिर नोट बाद में दिखा देते हैं। चलो थोड़ा वर्किंग नीचे है, नीचे वर्किंग भी दिखा देते हैं। आया बात समझ में? आता क्लियर है चीज? तो आपको होमवर्क कुछ क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है अभी, बट तुम्हारा होमवर्क यही है कि जितना भी आज हम लोग पढ़े वो सारा चीज आपको पढ़ के आना है, याद करके आना है सब चीज, ठीक है? जैसे बेसिक सैलरी में हम लोग ग्रेडेड पे स्केल देखे, किस तरह से कैलकुलेशन करना है, वो सब चीज ध्यान में रखना है, ठीक है? फिर हम लोग ग्रेच्युटी देखे, ग्रेच्युटी में हमारे पास कवर्ड वाला का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ध्यान में रखना है तुमको, ठीक है? सैलरी का क्या मतलब होता है, ये सब चीज ध्यान में रखना है। क्लियर है चीज? चलिए आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।